Good morning, students. Welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar, and in this series, we are discussing the science of class 9th. We have discussed many chapters, and our ongoing chapter is atoms and molecules, which is a part of chemistry. Till now, we have discussed this chapter. Many topics and many discussions we have done in this chapter about atom, that what is atom, why do we call it atom, what are the properties of atom. ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी थी, एटम हमने डिस्कस किया था, क्यों एटम को इनडिविजिबल कहा जाता है ये भी हमने डिस्कस किया था। हमारी कंट्री के अंदर, हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट्स हुए जिन्होंने काफ़ी पहले, दुनिया जब जानती थी उससे काफ़ी पहले एटम के बारे में बता दिया था, जिसे हम परमाणु भी कहते थे, ऐसा भी हमने डिस्कस किया था। वो जो एटम होता है उसका मास कितना होता है ये भी हमने डिस्कस किया था, जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। लास्ट टाइम हमने ये देखा था और इसके बारे में हमने बात भी की थी कि जब हम किसी सेम टाइप के एटम को एक से ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, ठीक है ना, मान लो ये एक एटम है और मैंने ऐसे ऐसे 3 एटम्स लिए, तो इन 3 एटम्स को ग्रुप करने के बाद जो पिक्चर हमारे सामने निकल कर आती है उसी पिक्चर को नाम दिया जाता है मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल एक ऐसी बॉडी होती है जो सेम टाइप के एटम्स को कंबाइन करने पर बनती है, ठीक है ना। अब मॉलिक्यूल्स की जब मैं बात करूं तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स सिर्फ़ और सिर्फ एक एटम से बने होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन की, मैं बात करूं आपके सामने आर्गन की, और मैं बात करूं आपके सामने हीलियम की, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ एक एटम से बने होते हैं, मतलब ये एक ही बॉडी होती है। इसको आप एटम भी कह सकते हो और इसी बॉडी को आप मॉलिक्यूल कह सकते हो। मतलब ये जो एग्जिस्ट करते हैं तो वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो एटम हो और चाहे वो मॉलिक्यूल हो। अब क्योंकि इन एलिमेंट्स का जो मॉलिक्यूल है वो एक ही एटम से बना होता है, तो कोई भी चीज़ जो सिंगल होती है उसको हम बोलते हैं मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल, और एक एटम से बनी है इसीलिए इसको कहा जाता है मोनो एटॉमिक। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके मॉलिक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ एक एटम से बने होते हैं उनको कहा जाता है मोनो एटॉमिक। क्या कहा जाता है उन्हें? मोनो एटॉमिक। इसी तरीके से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स 2 एटम से बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन जब मिलेगा तो इनकी वजह से क्या बनेगा? O2। तो ये कितने एटम्स को मिलाकर बना है? तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स को मिलाकर ये जो मॉलिक्यूल है वो बना है, 2 को मिलाकर बना है, इसीलिए कहा जाता है डाई। 2 किसको मिलाकर बना है? एटम्स को, तो इसे कहा जाता है डाया एटॉमिक, ठीक है। तो 2 को बनाकर बना है इसीलिए इसे कहा जाता है डाया एटॉमिक। क्या कहा जाता है? डाया एटॉमिक। मोनो एटॉमिक, डाया एटॉमिक। अगर 3 एटम से मिलकर बना है तो ट्राया एटॉमिक।
4 से मिलकर बना है तो टेट्रा एटॉमिक, 5 से मिलकर बना है तो पेंटा एटॉमिक। ठीक है, तो ऐसे जितने एटम से मिलकर वो मॉलिक्यूल बना है वैसा ही हम उसको नाम दे देते हैं। अभी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं, जैसे कार्बन होता है। तो कार्बन का एक मॉलिक्यूल कितने एटम्स को मिलाकर बनेगा ये फिक्स नहीं होता, क्योंकि उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हमें दुनिया के अंदर देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए इनका स्ट्रक्चर सिंपल नहीं होता, उसमें बहुत सारे कार्बन एटम्स जुड़े रहते हैं। वो 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, 100 भी होते हैं। तो उनका जो नंबर ऑफ एटम्स है जिनसे मिलकर एक मॉलिक्यूल बनेगा वो इनडेफिनेट होता है। अब अगर हम कुछ नॉन मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर टेबल के अंदर हम देख सकते हैं कि आर्गन जो है, मैंने आपको बताया एक एटम से मिलकर बना है, इसीलिए इसे मोनो एटॉमिक कहा जाता है। सेम विद द हीलियम, ऑक्सीजन 2 से मिलकर बना है तो डाया एटॉमिक। इसी तरह हाइड्रोजन भी कभी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वो भी कैसा है, डाया एटॉमिक। नाइट्रोजन भी कैसा है, डाया एटॉमिक। क्लोरीन कैसा है, डाया एटॉमिक। फॉस्फोरस के 4 एटम्स को जब हम मिलाते हैं तब जाकर एक मॉलिक्यूल बनता है फॉस्फोरस का, इसीलिए उसे टेट्रा एटॉमिक कहा जाता है। और सल्फर में मोर देन 1 मेनी एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में, इसीलिए उसे नंबर नहीं दिया, हमने उसे पॉली एटॉमिक बोला। क्या बोला, पॉली एटॉमिक। फिर जिस तरह से इन अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, मोनो होते हैं, डाया होते हैं, ट्राया, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस टाइप से होते हैं, इसी तरह से कुछ कंपाउंड्स भी हमारे पास होते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फ़र्क है, सेम टाइप के एटम्स से जो बनता है उसको एलिमेंट कहते हैं, और डिफरेंट टाइप के एटम से जो बनता है, कि मिक्सचर से जो बनता है, उसको कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो किसी कंपाउंड के अंदर भी क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, CO2 है, ये क्या है, कंपाउंड है। किसका कंपाउंड है, किसका मिक्सचर है, कार्बन का और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। तो एक कार्बन मॉलिक्यूल और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को मिलाकर जो कंपाउंड तैयार होता है, जो मॉलिक्यूल तैयार होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। जब हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को जॉइन कर देते हैं, मिला देते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड लेना है तो आपको एक एटम लेना पड़ेगा कार्बन का और 2 एटम लेने पड़ेंगे ऑक्सीजन के। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत भी चेंज करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। तो जब हम एटम्स लेते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनको जोड़ देते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में, तो उसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो कब बनेगा, जब आप एक कार्बन लोगे और 2 ऑक्सीजन लोगे। इसी तरीके से जब मैं कुछ और कंपाउंड्स की बात करूं, तो वाटर की अगर आप बात करते हो, वाटर क्या होता है, H2O। ठीक है, हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसका एटॉमिक मास भी कितना होता है, 1। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन अगर हैं तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 2। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 2। ठीक है, 1 मिनट, ये मैं तुम्हें और थोड़ा सा क्या ये मूव हो सकता है, देखते हैं। हो गया, ठीक है, हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना आ गया, 2। अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, लेकिन उसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 16। अगर इसको मैं यहाँ से कट कर दूँ तो 1 से जाएगा 2 और 8 से जाएगा 16।
मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम 1:8 इस प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं, और ये प्रोपोर्शन किसका है, उनके मास का, ठीक है, तो क्या बनता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल। अब अगर मैं बात करूं एमोनिया की, एमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 और हाइड्रोजन का एक का एटॉमिक मास है 1, तो 3 का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 3। इसीलिए हाइड्रोजन को जब हम 14:3 मतलब 14 ग्राम नाइट्रोजन के लो और 3 ग्राम हाइड्रोजन के लो, इस प्रोपोर्शन में जब हम मिक्स करते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, तो एक मॉलिक्यूल बनता है किसका, एमोनिया का। ओके, अब इसी तरीके से अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो उसमें जो रेशो रहता है वो 3:8 रहता है इनके मास का। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब हम कुछ कंपाउंड बनाते हैं और वो जो कंपाउंड है वो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम को लेकर बनाया जाता है, तो हमें वो एलिमेंट के एटम्स लेने होते हैं अलग अलग प्रोपोर्शन में, और वो प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स रहता है। इसीलिए फिक्स प्रोपोर्शन में जब हम एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक, तो वो जो एलिमेंट्स हैं उनसे जो मॉलिक्यूल तैयार होता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। एक एग्जाम्पल हमको यहाँ पर दिया गया है, जैसे अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन, ठीक है ना। उनके मास का रेशो कितना था, हाइड्रोजन का मास होना चाहिए 1 और ऑक्सीजन का मास होना चाहिए 8, ये हमने देख लिया था। अब इनका जो एटॉमिक मास यूनिट होता है AMU, जिसको हम यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, बाद में U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो अब हम अगर इन दोनों का रेशो निकालें, ठीक है ना, ये मास डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन के लिए कितना आ जाएगा, वो 1/1, ठीक है ना, और ऑक्सीजन के लिए कितना आ जाएगा, 8/16। ओके, तो कितने हाइड्रोजन होते हैं वाटर में, 2, तो 1 + 1, ठीक है ना, 1 + 1 दोनों हाइड्रोजन का, वो कितना आ जाएगा 2। ऑक्सीजन के लिए कितना है, वो हाफ, और ऑक्सीजन कितना है इसका अगर हम रेशो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1। ओके, तो 2:1 में हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाना होता है, उसके बाद ही वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो तैयार होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा किसके बारे में, एक कंपाउंड के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं उनके बारे में। अब किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स डिस्कस करने के बाद हम बात करते हैं आयंस के बारे में कि आयंस क्या होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेकर कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि मान लो हमारे पास सोडियम है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक। अब अगर मैं इसका एटम बनाने जाऊं तो उस एटम में हमें ये पता चलेगा लास्ट में कि अगर सोडियम को रहना है दुनिया में, सोडियम को स्टेबल होना है, ठीक है ना, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा। अब ये डोनेट करना, एक्सेप्ट करना, ये क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये मान के चलो कि ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हमने अभी मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स की बात करी, किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स की बात करी, तो जो कंपाउंड्स होते हैं जो किस किस से मिलकर बने होते हैं,
उनमें एक मेटल भी होता है और मेटल के साथ साथ उनके अंदर नॉन मेटल भी होता है। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल के साथ से मिलने के बाद जो कंपाउंड बनते हैं, तो इन मेटल और नॉन मेटल के पास कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना, मतलब इनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होता है, या तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो जो इनके ऊपर चार्ज होता है उसी को हम बोलते हैं आयंस। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? आयंस। तो ये जो मेटल होते हैं या नॉन मेटल होते हैं, ये मिलने के बाद जो कंपाउंड बनाते हैं, जो भी कंपाउंड इनके ऊपर इनसे मिलने के ऊपर बनता है, तो उनके ऊपर कुछ चार्ज होता है, उसी को हम आयन कहते हैं। तो एक आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, एक आयन जो नेगेटिवली चार्ज्ड है उसको हम बोलते हैं एन आयन, और एक आयन जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको हम बोलते हैं कैटायन। ठीक है, तो नेगेटिव आयन तो देखो दोनों में आया, तो पॉजिटिव क्या है? कैट, और नेगेटिव क्या है? एन। तो एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को हम एनायन बोलते हैं और एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को हम क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कंपाउंड लें जिस कंपाउंड का नाम है सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो इसके ऊपर Na जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और Cl जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज मतलब एक इसके ऊपर है एनायन, और नेगेटिवली चार्ज मतलब एक इसके ऊपर है कैटायन। ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा था कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन किसी के ऊपर भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनायन, और पॉजिटिवली चार्ज जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कैटायन। तो इन एनायन और कैटायन को मिलाकर ही क्या बना? एक एलिमेंट बना सोडियम क्लोराइड। और ये सोडियम क्लोराइड क्या है? तो ये नमक है जो हम हमारे खाने में यूज़ करते हैं, उसी का जो साइंटिफिक नेम है वो सोडियम क्लोराइड है। अभी सोडियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो तुमने देखा कि वहाँ पर जो सोडियम है वो पॉजिटिवली चार्ज क्या है? कैटायन, और जो क्लोरीन है वो नेगेटिवली चार्ज क्या है? एनायन। तो एक ग्रुप जो बनता है, ठीक है ना, एटम का जो एक ग्रुप बनता है जिनके ऊपर कुछ चार्ज होते हैं, जैसे ये एटम था एक मेटल का और ये एटम था एक नॉन मेटल का, और इन दोनों के ऊपर ही क्या थे? चार्ज थे। ठीक है, तो इनसे मिलकर जो कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज आता है उसको कहा जाता है पॉली एटॉमिक आयन। पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी मतलब मोर देन वन एटम्स से मिलकर वो बना है, और उन एटम्स के ऊपर कुछ ना कुछ क्या है? आयंस हैं। ठीक है, अब ये आयंस के बारे में हम और 4th चैप्टर जो हमारे पास 9th क्लास में आता है उसके अंदर और डिटेल में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आयोनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं, जैसे एक है आपके पास, वो क्या है? वो है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, क्या कंपाउंड है मेरे पास? कैल्शियम ऑक्साइड। नाम से ही पता चल रहा है किस किस से मिलकर बना है? कैल्शियम से और ऑक्सीजन से। रेशो क्या है? 5:2। एक कंपाउंड है हमारे पास मैग्नीशियम सल्फाइड। तो एक तो नाम क्लियर हो गया मैग्नीशियम, और दूसरा कंपाउंड इसमें क्या है? एलिमेंट क्या है? सल्फर। एक है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, जो भी अभी हमने पढ़ा, वो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है, जिनमें रेशो क्या रहता है? 23:35.5। अब अगली बात क्या आती है कि जो हम ये केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हम लिखते हैं CO2, वाटर का हम लिखते हैं H2O,
ये केमिकल फॉर्मूलाज हम लिखते कैसे हैं? किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक तो हम उसका नाम लिखते हैं, जैसे हमने नाम क्या लिख दिया, हमने नाम लिख दिया सोडियम क्लोराइड। लेकिन अगर इसे हमें सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, तो हम इसको क्या लिखते हैं, NaCl। तो जब कभी हम किसी कंपाउंड को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उस सिंबल के अंदर हम ये भी बताते हैं कि कौन से एलिमेंट के कितने एटम इन्वॉल्व होके कंबाइन होके ये कंपाउंड बना है, तो उस रिप्रेजेंटेशन को ही कहा जाता है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला लिखना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसान होता है। थोड़ी चीज़ों की नॉलेज हमें होनी चाहिए बस, ठीक है ना। किस किस चीज़ की नॉलेज हमें होनी चाहिए यहाँ पर? एक तो जो कंपाउंड आप लिख रहे हो उस कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का सिंबल क्या है, और दूसरा उन एलिमेंट्स के कितने एटम मिलकर वो कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे H2O सबसे सिंपल तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के सिंबल हमें पता होने चाहिए, और सिंबल पता होने के साथ साथ हमें उनकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि जो कंपाउंड बना है उसमें हाइड्रोजन की कैपेसिटी कितनी है 2 और ऑक्सीजन की कैपेसिटी कितनी है 1। ये इनकी कंबाइनिंग पावर होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, और इसको हम एक और नाम देते हैं वैलेंसी। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी एक कंपाउंड के अंदर, एक कंपाउंड का मतलब क्या है कि वो अलग अलग एलिमेंट्स के मिलके बना होगा। तो एक कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट की प्रोपोर्शन कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी पावर कितनी है, ये दिखाने के लिए जो नंबर हम लगाते हैं उस नंबर को ही कहा जाता है उसकी वैलेंसी। जैसे वाटर के अंदर हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 1। तो ये जो उनकी कंबाइनिंग पावर है, इसी कंबाइनिंग पावर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा? वैलेंसी। ओके, अब ये जो वैलेंसी होती है, इस वैलेंसी को हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि जो एलिमेंट से मिलकर वो कंपाउंड बना है उनके हाथ, उनकी आर्म्स जो हैं उस एटम की, वही उसकी वैलेंसी है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो हमारे पास ह्यूमन है और एक क्या है, ऑक्टोपस। हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग की कितनी आर्म होती हैं, 2, और जो ऑक्टोपस होता है उसकी कितनी आर्म्स होती हैं, 8। तो अगर हम ये देखें कि एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमन बीइंग्स को पकड़ सकता है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग को पकड़ने में अगर ऑक्टोपस को 2 आर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, तो एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमन बीइंग्स को पकड़ सकता है? तो मैं कहूँगा ऑक्टोपस तो एक है, और वो ह्यूमन बीइंग्स को कितने को पकड़ सकता है, 4 को। तो ये जो OH4 आया, ठीक है ना, इसमें ये जो 4 है ये इस कंपाउंड की आर्म्स हैं। तो 4 क्या इंडिकेट करता है कि ऑक्टोपस ने जितने नंबर ऑफ ह्यूमंस पकड़े, ठीक है ना, तो ये जो कंपाउंड बना इसके अंदर क्या क्या आया, एक ऑक्टोपस आया और क्या आए, 4 ह्यूमंस आए। ठीक है, तो ये जो 4 है ये क्या दिखाता है, ये उनकी आर्म्स दिखाता है एटम की, एलिमेंट्स की। अब कुछ कॉमन जो आयंस होते हैं उनकी वैलेंसी हमें यहाँ पर दी गई है, और वैलेंसी के बारे में और ज़्यादा हम जो पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम इनकी वैलेंसीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये हमको लर्न होना ही चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे हम इस वैलेंसी को निकालते हैं, कैसे पॉजिटिव आता है, कैसे नेगेटिव आता है।
लेकिन इनमें से कुछ बातें हमें लर्न होनी चाहिए, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर 1, इन सब के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब ये सारे क्या हैं, देखो Na पॉजिटिव, Na उसका सिंबल है और एक पॉजिटिव साइन आ गया। पोटेशियम का K आ गया, एक पॉजिटिव साइन आ गया। सिल्वर का Ag आ गया, एक पॉजिटिव साइन आ गया। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन 2 और कॉपर 2, इन सब के ऊपर साइन आता है 2+। एल्यूमिनियम, आयरन, हाइड्रो, इन सब के ऊपर साइन आता है 3+। ठीक है, ये बात हो गई मेटल्स की। नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सब के ऊपर आता है एक माइनस चार्ज। ऑक्साइड और सल्फाइड, इनके ऊपर आता है 2- चार्ज। नाइट्राइड के ऊपर आता है 3-। ठीक है, ये तो सिंगल सिंगल एलिमेंट हो गए। अगर इनसे जो कंपाउंड बना है उस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो एमोनियम जो है वो NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड जो है OH नेगेटिव। ठीक है ना, तो ऐसे ये अलग अलग क्या हैं, ऑक्साइड्स हैं। तो ये सिंबल्स हैं और आयंस। आयंस क्या है, मतलब जैसे मैं NH4 बोलता हूँ, ठीक है ना, तो अगर आप ये कंपाउंड बनाने जा रहे हो तो उसमें एक आर्म तो चाहिए हमें नाइट्रोजन की और 4 आर्म्स हमें किसकी चाहिए, हाइड्रोजन की, तो तब ये जाकर कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड को बनाने में एक एटम लिया हमने नाइट्रोजन का और 4 एटम हमने किसके लिए, हाइड्रोजन के। तो ये इनकी आर्म्स दिखाता है, इनकी पावर दिखाता है, इनकी कैपेसिटी दिखाता है। ओके, अब जब हम इन कंपाउंड्स को, इनके केमिकल फार्मूला को लिखने जाते हैं तो कुछ रूल हमको फॉलो करने होते हैं। ठीक है ना, क्या रूल हमको फॉलो करने होते हैं, जो भी किसी एलिमेंट की वैलेंसी है या उसके ऊपर जो भी चार्जेस हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए। मतलब मान लो फार्मूला बनने से पहले, केमिकल फार्मूला, उनको कंबाइन करने से पहले किसी एलिमेंट के ऊपर 2 चार्ज था या 2 उसकी वैलेंसी थी, तो कंबाइन होने के बाद भी वो वैलेंसी कितनी रहनी चाहिए, 2। मतलब उनकी वैलेंसी जो है वो क्या रहनी चाहिए, बैलेंस्ड। फिर जब भी आप किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखते हैं और उस कंपाउंड के अंदर एक मेटल आ रहा है और एक नॉन मेटल आ रहा है, ठीक है, तो उसमें से आप मेटल को पहले लिखेंगे और नॉन मेटल को बाद में लिखेंगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। इनमें से सबसे पहला एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। आप देख सकते हैं सोडियम मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। तो कंपाउंड का जब हमने केमिकल फार्मूला लिखा तो मेटल पहले आया और नॉन मेटल बाद में आया। इसी तरीके से जब मैं लिखता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम पहले आया, ऑक्साइड बाद में आया। मैं लिखता हूँ कॉपर ऑक्साइड, Cu किसका सिंबल है, कॉपर का, और O किसका है, ऑक्सीजन का। इसी तरह से मैं लिखता हूँ आयरन सल्फाइड, आयरन मतलब Fe, आयरन का सिंबल होता है Fe, सल्फाइड का होता है S। तो इन सब को जब मैंने लिखा तो यहाँ सोडियम, कॉपर, आयरन और कैल्शियम, ये सभी क्या है, मेटल, और ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन, ये सभी क्या हैं, नॉन मेटल, इसलिए इनको बाद में लिखा गया। ठीक, तीसरा और एक बेहद इम्पॉर्टेंट रूल हमारे पास क्या आता है कि जब भी आप किसी ऐसे कंपाउंड को लिखने जाते हैं जिसके अंदर पॉली एटॉमिक आयंस हैं, पॉली एटॉमिक आयंस मतलब उसके अंदर जैसे कुछ तो हम बनाते हैं कि एक एलिमेंट ये लिया, एक एलिमेंट ये लिया, इनको मिला दिया, लेकिन एक तो हमने लिया एलिमेंट और एक हमने लिया कोई कंपाउंड और इन दोनों को मिला के हमने एक कंपाउंड बनाया। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि उनके पास पॉली एटॉमिक आयंस है। क्या है उनके पास, पॉली एटॉमिक आयंस। तो उस केस में हम कैसे लिखते हैं, पहला रूल तो वो फॉलो ही होगा, ठीक है ना, कि पहले मेटल आएगा फिर नॉन मेटल आएगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम मेटल है, पहले आ गया Mg,
हाइड्रोक्साइड जो है, अब मैग्नीशियम तो एक एलिमेंट है लेकिन हाइड्रोक्साइड एक एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनको मिलाकर बना है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में एक आयन आ गया मैग्नीशियम का, दूसरा आयन आ गया हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसमें एक हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं होते, इसमें दो होते हैं। तो इन दो को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे एक ब्रैकेट बनाते हैं और उसके बाहर उसकी कैपेसिटी लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा MgOH होल ट्वाइस, तो ये बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर हाइड्रोक्साइड के दो आयंस नहीं हैं, समझो एक ही आयन है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाइड्रोक्साइड के यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ एक आयन है। तो 3 रूल हमारे क्या हुए कि वैलेंसीज किसी भी एलिमेंट की वो कंपाउंड बनने से पहले और कंपाउंड बनने के बाद वो कैसी होनी चाहिए, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। दूसरी बात, जब भी हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो केमिकल फार्मूला लिखते समय पहले मेटल आएगा और बाद में नॉन मेटल आएगा। तीसरी बात, अगर हम कंपाउंड जो बना रहे हैं वो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड या फिर दो कंपाउंड्स को मिलाकर बना है, मतलब पॉली एटॉमिक आयंस वहाँ पर हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जितने भी उसके आयंस हैं उसको ब्रैकेट लगाकर उसके बाहर लिखेंगे अगर वो एक से ज़्यादा हैं। अगर वो सिंगल है, 1 है, तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक हम इन रूल्स को अच्छे से फॉलो अप करेंगे, पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम कुछ सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्मूला को लिख कर देखेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू like the video, hit the like button, subscribe my channel for all the latest videos related to science and some other topics, and share it with your friends in maximum amount. Thank you very much.